गाइस, मेरा नाम डॉक्टर शेख मोहम्मद हुज़ैफ़ा है। वेलकम टू शॉर्ट पॉडकास्ट ऑन एक्सरे। अच्छा जी, इस पॉडकास्ट के अंदर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सरे रीडिंग इन इमरजेंसी रूम और केस डिस्कशन करेंगे। अच्छा, ये पॉडकास्ट रखने की वजह ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट के अंदर आपको पता है बहुत सारी कंप्लेंट्स ऐसी आती हैं, डॉक्टर सांस नहीं आ रही, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, और सबसे पहली जो आप चीज़ करते हैं वो होता है चेस्ट एक्सरे। अच्छा, चेस्ट एक्सरे करने के बाद आप इतनी देर वेट नहीं कर सकते कि आपका चेस्ट एक्सरे आप उसको रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट भेजें, वहाँ से रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से चेस्ट एक्सरे हो और फिर वो वहाँ से रिपोर्ट बन कराए। तो इतना लंबा प्रोसेस नहीं होता है इमरजेंसी में फ़ौरन आपके पास एक छोटी मशीन होती है, आप उससे एक्सरे करते हैं और एक्सरे आपको ही रीड करना होता है। तो आपको रीड करना आना चाहिए। अगर आप इमरजेंसी डिपार्टमेंट में एज अ डॉक्टर या फिर एज अ नर्स भी काम करते हैं तो आपको भी आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम उसी की इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। तो सबसे पहला केस डिस्कस करते हैं और देखते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहला केस है हमारे पास। अ 28-year-old मेल प्रेजेंटेड टू एमरजेंसी डिपार्टमेंट विथ सडन ऑनसेट ऑफ लेफ्ट साइडेड चेस्ट पेन। अब लेफ्ट साइडेड चेस्ट पेन सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आता है एमआई, यानी कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसको हम हार्ट अटैक भी कहते हैं, या फिर एंजिना का पेन जो होता है, यानी कि पोस्ट एम आई पोस्ट एम आई बोल रहा हूँ, प्री एम आई, मतलब एम आई से तो पहला जो उसके सिम्टम्स होते हैं, तो आपके दिमाग में वो आता है। लेकिन यहाँ पर और जब भी आप कोई केस रीड करा करें तो एज फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर आपका लिखा हुआ है 28 ईयर्स ओल्ड। 28 ईयर्स ओल्ड में एम आई हो बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर है। मतलब ऐसी बात है कि अगर शायद किसी को कॉन्जेनाइटल डिजीज़ हो तो उसको शायद हो सकता है, लेकिन नॉर्मल में नहीं होता है एम आई इतनी जल्दी। नॉर्मल में आपका तकरीबन आपको 40 ईयर्स से ज़्यादा की एज मिलेगी, ठीक है। ये तो अंडर 30 है, तो बहुत मुश्किल है कि ये जो इसको पेन हो रहा है, ये एमआई का पेन हो, बहुत मुश्किल बात है, ठीक है। तो स्क्रीन क्लियर करते हैं और आगे केस पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, केस को लेफ्ट साइडेड चेस्ट पेन है, खैर कंसिडर कर सकते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, उसके अलावा पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, ठीक है, मतलब सांस लेने में मसला हो रहा है। द पेशेंट रिपोर्टेड ही हैड बीन फीलिंग फाइन अंटिल ही स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग सडन शार्प पेन इन हिज चेस्ट वाइल प्लेइंग बास्केटबॉल। तो पेशेंट बिल्कुल ठीक था, आज से पहले इसने बताया कि कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, पेशेंट बिल्कुल ठीक था, लेकिन अचानक से शार्प और सडन पेन हुआ है जब वो बास्केटबॉल खेल रहा था। अच्छा, अब आपको एक और चीज़ यहाँ से क्लू मिल गया कि ये एमआई नहीं है, क्योंकि एमआई का जो पेन होता है वो आपको पता है कि वो डल पेन होता है और हैवी पेन होता है और कभी कभी बर्निंग टाइप का पेन होता है, ठीक है। तो एमआई का पेन उस तरीके का होता है, शार्प नहीं होता। ये शार्प पेन बोल रहा है, तो आप शार्प पेन बोलते ही आपके दिमाग में जो चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं वो आना शुरू हो जाती है एरोटिक डाइसेक्शन, ठीक है, लेकिन वहाँ पर रेट्रोस्टर्नल होता है। इसके अलावा पेरिकार्डाइटिस में भी शार्प पेन होता है, ठीक है। और प्लूरेटिक पेन मीन्स लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम है कोई। तो आगे देख लेते हैं कि शायद और कोई क्लू मिल जाए केस के अंदर। इन चेस्ट, अच्छा, प्लेइंग बास्केटबॉल, द पेन वॉज वर्स विथ डीप ब्रेथ्स एंड मूवमेंट। जैसे ही पेशेंट डीप ब्रेथ्स ले रहा है, मतलब गहरी सांस ले रहा है, तो पेशेंट का जो दर्द है और मतलब बुरा होता जा रहा है। तो इसका मतलब कि पेशेंट की जो कंडीशन है कब करीब करीब वो लंग्स रिलेटेड कंडीशन है, ठीक है। पेन की वजह जो है वो लंग्स रिलेटेड कोई कंडीशन है। द पेशेंट हैड नो सिग्निफिकेंट मेडिकल हिस्ट्री, नॉन स्मोकर, बहुत ज़रूरी है ये जानना। डिनाइड रीसेंट ट्रॉमा, और उसको कोई ट्रॉमा भी नहीं हुआ, यानी कि कोई चोट भी नहीं लगी, तो हमें पता लग जाता कि ये मस्कुलर स्केलेटल पेन तो नहीं है। क्या पता पेशेंट गिरा है तो इसकी वजह से उसके जो रिब्स हैं वो उसमें मतलब ज़ाहिर बात है सूजन आ गई है, उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। तो मस्कुलर स्केलेटल पेन तो नहीं है, तो उसने ट्रॉमा का भी बोला कि कोई ट्रॉमा नहीं हुआ। अच्छा जी, अब देखते हैं डायग्नोस्टिक वर्कअप। तो डायग्नोस्टिक वर्कअप में हमने इस पेशेंट के इसको क्लियर करते हैं। हाँ, डायग्नोस्टिक वर्कअप ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन, द पेशेंट अपीयर टू अनकंफर्टेबल। सबसे पहली बात, पेशेंट बहुत अनकंफर्टेबल है विद अ रिस्पायरेटरी रेट ऑफ 30। आपको पता है नॉर्मल रिस्पायरेटरी 12 to 16 होता है, कुछ लोग 20 भी बोलते हैं। बहरहाल अगर 25 से ज़्यादा होता है रिस्पायरेटरी रेट, यानी कि 25 या 25 से ज़्यादा, तो इसको हम कहते हैं एबनॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट। आपका रिस्पायरेटरी रेट, अगर आप भागते हुए आ रहे हैं कहीं से, आप एक्सरसाइज करते हैं और आप एक्सरसाइज के बाद अपना रिस्पायरेटरी रेट देखते हैं, तो जाहिर बात है वो रिस्पायरेटरी रेट बढ़ जाता है। लेकिन अगर 25 से ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब वो एबनॉर्मल है। इस पेशेंट में ऑलरेडी आप देख सकते हैं कि 30 ब्रेथ्स पर मिनट, यानी कि इसका रिस्पायरेटरी रेट 30 है। इसके अलावा डिक्रीज ब्रेथ साउंड्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट। अब लेफ्ट साइड पर पेन है,
लेफ्ट साइड पर आपका डिक्रीज ब्रेथ ऑफ साउंड है। ऑक्सीजन सेचुरेशन कितनी है? 92%, काफ़ी लो है। नॉर्मल ऑक्सीजन सेचुरेशन 92 से ऊपर होनी चाहिए, कम से कम 98%, ठीक है, 98 97, ठीक है, इतना होना चाहिए। पेशेंट का 92% है, यानी कि पुअर ऑक्सीजन सप्लाई है, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरा एक और क्लू आ गया कि ये डिजीज़ लंग्स रिलेटेड ही कोई प्रॉब्लम है। चेस्ट एक्सरे परफॉर्म्ड, आखिरी में आपको पता है आपको इसके बाद आपको चेस्ट एक्सरे ही करना होता है। तो हमने इस पेशेंट का चेस्ट एक्सरे करा और चेस्ट एक्सरे में क्या आया वो आपको इसमें दिख रहा है। अब आपको बहुत सारे इसमें ऐसे लोग होंगे जो ये पॉडकास्ट देख रहे होंगे, जिनको चेस्ट एक्सरे देखने आते होंगे, तो उन्होंने देखते ही पता कर लिया होगा कि ये क्या चीज़ है। वो यूँ कर रहे होंगे, अच्छा यार ये कंडीशन है, बस ठीक है, और वो फिर ट्रीटमेंट प्लान सोच रहे होंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनको चेस्ट एक्सरे देखना नहीं आता और वो बोल रहे होंगे इस चेस्ट एक्सरे में है क्या, और वो जब देख रहे होंगे तो उनकी हर तरफ नज़र जा रही होगी, कभी वो ये देख रहे होंगे, कभी वो ये चीज़ देख रहे होंगे, कभी वो ये देख रहे होंगे। लेकिन एक कोई बंदा ध्यान से देख रहा होगा तो उसको एक चीज़ पता लग रही होगी कि दो कलर में फ़र्क आ रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा कलर लग रहा है डार्क डार्क, यानी कि हैज़ी टाइप का, और यहाँ पर थोड़ा सा कलर लग रहा है ब्लैक टाइप का। तो ये चीज़ तो तकरीबन बंदा को पता लग रही होगी, हर किसी बंदे को ही पता लग रही होगी। इसके अलावा उसको दिख रहा होगा यहाँ पर कुछ अब नॉर्मल सा दिख रहा है, यहाँ पर मौजूद नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो ये इस तरीके की गोल सी चीज़ मौजूद है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो उसको किसी ने ये भी कैच करा होगा, ठीक है। अच्छा, बहरहाल अब चेस्ट एक्सरे किस तरीके से देखते हैं, बेसिक रीडिंग कैसे होती है, अब वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे कि इस पेशेंट को क्या था, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले जब भी आप रेडियोग्राफ लेते हैं, किसी पेशेंट का चेस्ट एक्सरे करते हैं, तो आपको दो चीज़ें मिलती हैं। एक होता है रेडियो लूसेंट और एक होता है रेडियो ओपेक। रेडियो ओपेक क्या चीज़ होती है? रेडियो ओपेक मतलब जब आपकी रेडियो वेव्स किसी स्ट्रक्चर से टकराती हैं तो उस स्ट्रक्चर का जो इन्हांसमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़कर आती है एक्सरे के अंदर। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है, जो स्ट्रक्चर वाइटिश हैं, ठीक है, या जो बहुत डार्क ग्रे कलर के दिखते हैं आपको एक्सरे के अंदर, तो आप उसको कहते हैं रेडियो ओपेक, ठीक है। और रेडियो ओपेक कौन से स्ट्रक्चर दिखते हैं? सॉलिड स्ट्रक्चर्स, जैसे कि आपके ऑर्गन्स, जैसे कि आपका फैट, जैसे कि आपका बॉडी मसल्स, जैसे कि आपकी बोन्स, ये सारे आपके डेंस स्ट्रक्चर होते हैं। तो जब इससे वेव्स टकराती हैं तो ये हमेशा आपको इस तरीके के फॉर्म में दिखते हैं, यानी कि रेडियो ओपेक। और रेडियो लूसेंट मतलब कलरलेस। अच्छा, इसके एक ये होता है कलरफुल। कलरफुल आप बोलेंगे कलर, सर कलर तो दिख ही नहीं रहा वैसा कलर, लेकिन कलरफुल से मुराद क्या होता है? अच्छा, आप बोल रहे होंगे कलर सर दिखने, कलरफुल से मुराद मतलब ग्रेइश कलर का आपको दिख रहा है, ग्रेइश वाइट कलर का दिख रहा है, और कलरलेस से मतलब ब्लैक कलर। अच्छा, जो मैं सॉलिड चीज़ें होती हैं वो कलरफुल दिखती हैं, और ब्लैक कलर की क्या चीज़ दिखती है आपको? एयर। जो एयर होती है, एयर फिल जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो आपको ब्लैकिश दिखते हैं, क्योंकि वहाँ पे एयर जब होती है तो एयर से आपकी रेडियो वेव्स वो पास कर जाती हैं, ठीक है। तो इस वजह से वो कलर आपको ब्लैकिश कलर दिखता है, ठीक है। अच्छा, ये मशीन डिटेल है, ये आपको हम बाद में बताएंगे, ठीक है। इसको मैं बताऊंगा कि ये मशीन डिटेल वगैरह भी आप किस तरीके से देख सकते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल अभी हमने देखा है रेडियो लूसेंट और रेडियो ओपेक के अंदर क्या फ़र्क होता है। जो कलरफुल दिखता है उसको रेडियो ओपेक, जो कलरलेस दिखता है उसको रेडियो लूसेंट, यानी कि ब्लैकिश कलर का। आगे चलें, अब हमारे पास एक्सरे के अंदर होती हैं दो पोजीशन, जिसको हम कहते हैं एक्सरे में पीए और एपी। एपी, ठीक है, पीए और एपी। अच्छा, पीए और एपी में क्या फ़र्क है? इस पिक्चर को जूम करते हैं तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, आपका ये होता है कि आपने एक्सरे किस पोजीशन में करवाया है, ठीक है। एक पोजीशन ऐसी होती है कि पेशेंट को आप पोस्टीरियर खड़ा करते हैं, ठीक है, और पीछे से मशीन जो रिकॉर्ड कर लेती है, तो इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर व्यू, ठीक है। पोस्टीरियर व्यू में ज़ाहिर बात है आपको पता है पीछे आपकी वर्टिब्रल कॉलम होता है, फिर आपका ज़ाहिर बात है चेस्ट आपका होता है जो वो आपको दिख जाता है, तो पीए व्यू आपको पोस्टीरियर से दिख रहा होता है। अच्छा, इसको हम कहते हैं पोस्टीरियो एंटीरियर, यानी कि पीछे से आगे। और एंटीरियो पोस्टीरियर क्या होता है? एपी व्यू एंटीरियो पोस्टीरियर मतलब आप पेशेंट का आपका स्ट्रेट अपराइट खड़ा हुआ होता है और आप सामने से रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। इसको आप सुपाइन पोजीशन में भी ले लेते हैं, कभी लेटाकर भी कर सकते हैं और खड़े होकर भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो बहरहाल ये सामने से व्यू ले रहा होता है। अच्छा, जो हमने चेस्ट एक्सरे देखा था वो कौन से व्यू पे था? वो हमारे पास था पीए, यानी कि पोस्टीरियो एंटीरियर। ये जो हमारे पास चेस्ट एक्सरे वो है पोस्टीरियो एंटीरियर। ये पोजीशन जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको पोजीशन पता होगी तो आपको पता होगा आप देख क्या रहे हैं। यानी कि जो आपको ये अभी हड्डी दिख रही है ना पीछे, ये आपकी वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, ये वर्टिब्रल कॉलम दिख रहा है आपको, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये एक और में वर्टिब्रल कॉलम, आपने अगर किसी ने वर्टिब्रल कॉलम देखा हुआ है, किसी ने उसकी पिक्चर देखी हुई है, तो उसको इजीली समझ आ जाएगा कि अभी ये वर्टिब्रल कॉलम ही है। कैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो बारीक बारीक से निकले हुए ये स्पाइनस प्रोसेसेस हैं जो वर्टिब्रल कॉलम से निकल रहे होते हैं। तो ये आपका पोस्टीरियर व्यू है। और साइड कौन सी है? लेफ्ट साइड।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जाहिर बात है आपको जो साइड पे लगेगा प्रॉब्लम है तो आप उसी साइड पे, अगर आपको लगेगा यार फर्ज करो इस एक्सरे में राइट साइड पे प्रॉब्लम है तो इनरवेशन किधर करनी है, राइट साइड पे, तो जाहिर बात है आपको पोजीशन जानना भी बहुत ज़रूरी है कि कौन सी पोजीशन है, लेफ्ट है राइट है, ठीक है, और व्यू कौन सा हम ले रहे हैं। तो अभी बेसिक दो व्यूज़ होते हैं, ठीक है, पोस्टीरियो एंटीरियर और एंटीरियो पोस्टीरियर। अच्छा जी, इसके अलावा नॉर्मल चेस्ट एक्सरे हमें कुछ इस तरीके से दिखता है। अब नॉर्मल चेस्ट एक्सरे के अंदर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ हैजी हैजी सा स्ट्रक्चर है, अंदर ब्लैकिश भी है। तो आपका लंग्स जो होता है, जाहिर बात है वो टिश्यू होता है, तो टिश्यू जो होता है वो ग्रेश कलर का दिखेगा, कलर में दिखेगा, यानी कि रेडियो ओपेक। और जो अंदर ब्लैकिश दिख रहा है यानी कि लंग्स के अंदर जो एयर मौजूद है वो ब्लैक कलर की आपको दिख रही है। इसके अलावा ये आपको चेस्ट में पता है हार्ट होता है, तो ये आपको हार्ट दिख रहा है। इसके अलावा ये डायाफ्राम दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर डायाफ्राम इस तरीके से दिख रहा होता है। तो बहरहाल बेसिक स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं चेस्ट के अंदर वो देख लेते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर्स आपको ये देखें, यहाँ पर ये ब्लैकिश कलर के अंदर दिख रही है, इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। हाँ, तो ये ब्लैकिश कलर की दिख रही है, तो ये आपकी ट्रैकिया है, यानी कि सांस की नाली। सांस की नाली जाहिर बात है इसके अंदर भी एयर मौजूद होती है, जब ये भी ब्लैक कलर की दिख रही है और ये यहाँ पर आकर बाइफरकेट हो रही है, यानी कि जो आपकी ट्रैकिया के बाद ब्रोंक्यूल्स निकलते हैं वो लंग्स के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये ब्रोंक्यूल्स आपके चले गए, ब्रोंक्यूल्स के बाद अल्वुलाए होते हैं, तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा ये आपको एरोटा दिख रही है, ठीक है। अच्छा, अब चेस्ट एक्सरे रीडिंग जब कर रहे होते हैं तो सबसे पहली बात है कि ऐसे ही नहीं करने लग जाते चेस्ट एक्सरे रीडिंग कि सब चीज़ों को देख रहे हैं। उसमें हमारे पास अप्रोच जो फॉलो होती है उसको हम कहते हैं ABC अप्रोच। अच्छा, ABC अप्रोच क्या है? सबसे पहले आप ईयरवे देखते हैं, यानी कि ट्रैकिया देखते हैं। ट्रैकिया में देखेंगे कोई चीज़ फंसी हुई तो नहीं है, ठीक है, क्लियर है। क्लियर होगी तो ब्लैकिश कलर की दिखेगी। फर्ज करें यहाँ पर आपको कोई ब्लैक कलर का मोटा सा स्ट्रक्चर दिखता तो आपको पता लग जाता ट्रैकिया में ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, ठीक है, हो सकता था। इसके अलावा B आप देखते हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, ये आपके जो ब्रोंक्यूल्स बाइफरकेट हो रहे हैं ये देखते हैं, ठीक है। इसके अलावा C से आप देखते हैं कार्डियोथोरेसिक स्ट्रक्चर्स। उसके अलावा फिर हमारे पास और भी चीज़ें होती हैं, लंग्स फील्ड, ये सारी चीज़ें होती हैं जो हम आहिस्ता आहिस्ता कर कर देख रहे होते हैं चेस्ट एक्सरे के अंदर। तो बाय अप्रोच फॉलो कर रहे होते हैं हम, ऐसा नहीं होता कि फ़ौरन देखने लग जाते हैं। अच्छा, B से जो होता है बोन्स भी होती हैं, ठीक है। तो ये जो बोन्स हैं अक्सर लोग क्या करते हैं चेस्ट एक्सरे देखने लगते हैं तो बस चेस्ट को देख रहे होते हैं और ये हार्ट को देख रहे होते हैं। कभी कभी यहाँ पर बोन वो डिसलोकेशन हुई होती है तो वो उनको पता ही नहीं लगता, वो देखते ही नहीं है, नज़र ही नहीं जाती उस साइड पे। तो हमेशा A यानी कि एयरवे, B यानी कि बोन्स को देखें कि सारी चीज़ें अलाइनमेंट है कि नहीं है। अच्छा जी, तो अब हमारे पास ये चीज़ें हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो केस था पेशेंट का, वो केस किस चीज़ का था? वो केस अगर आप क्लिनिकली भी डायग्नोस करें ना तो आपको पता लग जाएगा वो केस था न्यूमोथोरेक्स का, ठीक है। अब न्यूमोथोरेक्स में हमारे पास कई टाइप्स होती हैं, तो लेकिन सबसे पहले जो कॉमन है वो स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स, ठीक है। स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरेक्स क्यों हमने यहाँ पर लिखा हुआ है? क्योंकि विदाउट अंडरलाइंग लंग्स डिजीज, पेशेंट को भी कोई लंग्स डिजीज नहीं थी, पेशेंट भी नॉन स्मोकर था, तो विदाउट अंडरलाइंग लंग्स डिजीज। और टेंशन न्यूमोथोरेक्स क्या होता है? टेंशन न्यूमोथोरेक्स होता है लाइफ थ्रेटनिंग वेरिएंट ऑफ अ न्यूमोथोरेक्स कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग विद द चेस्ट एंड कार्डियो पल्मोनरी कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। तो इसके टेंशन न्यूमोथोरेक्स में क्या होता है कि पेशेंट को कार्डियो पल्मोनरी कॉम्प्रोमाइज हो रहा होगा, यानी कि जब अच्छा सबसे पहले तो ये देख लेते हैं ना टेंशन न्यूमोथोरेक्स। बहुत सारे लोग बोल लूँगे अभी है क्या चीज़ की, पहले ये तो पता लग जाए। तो ये देख लेते हैं क्या चीज़ है। सबसे पहले आप इस पिक्चर को देखें, ठीक है। अब ये आपका नॉर्मल लंग्स है, ठीक है, ये नॉर्मल लंग है, बिल्कुल सही है। ये आपका जो लंग्स है वो कोलैप्स हो गया है। इसकी कोलैप्स होने की वजह क्या है कि कभी कभार क्या होता है कि आपके ये लंग्स पे एक बाहर छोटा सा बुलाया बन जाता है। बुलाया मीन्स क्या है, बबल टाइप की शेप बन जाती है और जैसी एयर प्रेशर इस पर लगता है तो ये बबल डैमेज हो जाता है। डैमेज होने की वजह से क्या होता है, एयर जो होती है वो आपकी प्लूरल कैविटी क्या होती है, जिसके अंदर आपके लंग्स सेट हुए हुए होते हैं चेस्ट के अंदर, ये प्लूरल कैविटी है, ठीक है। यहाँ पर आपका देखिए जैसे ये लंग्स है बिल्कुल प्लूरल कैविटी से चिपका हुआ है, तो इसी तरीके से लंग्स आपके प्लूरल कैविटी में होते हैं। अब यहाँ से आपका डैमेज हुआ, एयर जो है लीक होना शुरू हो गई, लीक होते होते एयर इसमें जमा होना शुरू हो जाएगी, जमा होना शुरू हो जाएगी, जमा होना शुरू हो जाएगी, जमा होना शुरू हो जाएगी। और जैसी एयर जमा होना शुरू होगी तो आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर जो है वो इस साइड पर बढ़ना शुरू हो जाएगा, चेस्ट पे, सेंटर ऑफ द चेस्ट, सेंटर ऑफ द चेस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो एक प्रेशर आपका हार्ट पे लगेगा और एक आपका लंग्स तो वैसे ही कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, तो इसको हम कहते हैं कार्डियो पल्मोनरी कॉम्प्रोमाइज टेंशन न्यूमोथोरेक्स के अंदर, ठीक है। तो इसको हम टेंशन न्यूमोथोरेक्स करते हैं कि एयर प्रेशर बढ़ा जा रहा है और उसकी वजह से लंग्स कोलैप्स हो जा रहा है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर आपको ये टेंशन न्यूमोथोरेक्स दिख रहा है, तो आपको यहाँ पर एयर दिख रहा है कि एयर अंदर आके जमा होना शुरू हो गई कैविटी के अंदर और ये प्रेशर करके इसको आहिस्ता आहिस्ता कंप्रेस कर रही है, ठीक है, कंप्रेस कर रही है।
अच्छा जी, ये हमारे पास हो गया टेंशन न्यूमोथोरैक्स। और इसकी एक और मिसाल आप देख सकते हैं कि ये ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स भी हो जाता है। ट्रॉमेटिक कैसे हो जाता है कि बाहर से आपको फ़र्ज़ करें किसी ऐसा पेशेंट आया है जिसको एक्सीडेंट हुआ है या फिर किसी को स्टैप कर दिया यानी कि छुरा घुसा दिया है, तो यहाँ पर क्या होता है, इंट्राकॉस्टल मसल डैमेज हो जाते हैं। और डैमेज होने की वजह से आपका बाहर जो लंग्स होता है, क्योंकि प्लूरल कैविटी से बिल्कुल चिपका हुआ होता है, तो यानी कि फ़र्ज़ करें कोई स्टैप करेगा तो आपके ये मसल भी डैमेज हो जाएगा, साथ साथ आपका लंग्स भी डैमेज हो जाएगा। तो यहाँ से एयर अंदर आना शुरू होगी बाहर से भी, और आपके साथ साथ जो आप सांस ले रहे हैं तो वो भी लीक होना शुरू हो जाएगी लंग्स से, तो आहिस्ता आहिस्ता वो अंदर जमा होना शुरू हो जाएगी। तो उसको हम कहते हैं ट्रॉमेटिक न्यूमोथोरैक्स। ठीक है, ये भी टेंशन न्यूमोथोरैक्स की टाइप ही है। ठीक है, न्यूमोथोरैक्स की, तो इसको हम कहते हैं। तो अब हमारे पेशेंट का आप देखें यहाँ पर, अब आपको एक साइड दिख रही है बिल्कुल क्लियर, लंग्स मार्किंग। ठीक है, बिल्कुल लंग क्लियर दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको जो हैजी स्ट्रक्चर दिख रहा है, यानी कि लंग्स का अपना साइज पूरा परफेक्ट है, लंग्स बिल्कुल जगह पर मौजूद है। लेकिन यहाँ पर डार्क स्ट्रक्चर होने का मतलब ये है कि यहाँ पर एयर ज़्यादा आ गई है। अब एयर आ गई है ज़्यादा, तो लंग्स कहाँ पर कोलैप्स हो गया है, वो हमारा लंग्स ये कोलैप्स हो चुका है। और ये हमारे पास सीधा सीधा केस टेंशन न्यूमोथोरैक्स का था, लंग्स कोलैप्स हुआ हुआ दिख रहा है, एयर फिलिंग दिख रही है। इसके अलावा हमें इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा कैसे पता लगेगा, बिल्कुल ईजी चीज़ है। आप यहाँ पर रिब्स देखें, इस रिब्स का डिस्टेंस देखें और इस रिब्स का डिस्टेंस देखें। अब यहाँ पर रिब्स का डिस्टेंस कम है, यहाँ पर रिब्स का डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा क्यों हो रहा है, वजह यह है कि जैसी एयर अंदर जमा हो रही है तो वो प्रेशर डाल रही है थोरेसिक कैविटी पे, थोरेक्स में प्रेशर जमा हो रहा है, उसकी वजह से आपकी जो रिब्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डिस्पैच हो रही हैं, स्ट्रेच हो रही हैं। ठीक है, उसके अलावा आपका डायाफ्राम पे प्रेशर लग रहा है, तो डायाफ्राम भी आपका नीचे की तरफ डिप्रेस हो रहा है। अच्छा, हमें कैसे पता लग रहा है कि डायाफ्राम नीचे की तरफ डिप्रेस हो रहा है, तो ये हम देखते हैं कॉस्टोफ्रेनिक एंगल। कॉस्टोफ्रेनिक एंगल क्या होता है, ये आप बिल्कुल लंग्स के ये डायफ्राम की बिल्कुल साइड वाली जगह देखें। ठीक है, बिल्कुल ये जो कोना है ना, इसको हम कहते हैं कॉस्टोफ्रेनिक एंगल। अब इसकी हमारे पास एक मेजरमेंट होती है कि ये कम से कम 1.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर रहे होते हैं। बहरहाल ये सारी चीज़ें और भी डिटेल में, लेकिन अगर आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़नी है तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन करें, चेस्ट एक्सरे इंटरप्रिटेशन, डॉक्टर्स प्लेस एकेडमी की तरफ से हम ये कोर्स करा रहे हैं। इस कोर्स के अंदर बिल्कुल बेसिक से बात होगी, अभी तो हमने बहुत तेज़ी में बात करी है, बहुत बेसिक से बात होगी कि सबसे पहले डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी होती क्या है, चेस्ट एनाटॉमी और लैंडमार्क्स। एनाटॉमी आपको अच्छी से चेस्ट की पता होगी, तो तभी आपको पता होगा कि ये स्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद है, ये स्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद है। उसके साथ हम पोजीशनिंग, क्योंकि मैंने बताया पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो मैंने आपको 2 पोजीशन बताई ना, पीए और एपी व्यू, लेकिन इस पर हम कहाँ पर और भी पोजीशन की बात करेंगे, लेटरल डिक्यूबिटस पोजीशन, और इस तरीके से बहुत सारी पोजीशन होती हैं कि आपको मज़ीद अच्छे व्यू के लिए किसी खास डिजीज़ में आप कैसे देख सकते हैं। इसके अलावा हम एक्सरे रीडिंग ऑफ पल्मोनरी डिजीज़, नमूनिया में कैसे देखते हैं चेस्ट एक्सरे, आपके क्या नाम है एस्थमा में कैसे देखते हैं। एस्थमा में तो खैर इतना कोई प्रॉब्लम वैसे चेस्ट एक्सरे में नहीं होता, बहरहाल आप किस तरीके से देखते हैं। इसके अलावा आप चेस्ट एक्सरे ट्रॉमा के अंदर किस तरीके से देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में आप चेस्ट एक्सरे कैसे देखते हैं, ब्योन ट्यूमर में आप चेस्ट एक्सरे किस तरीके से देखते हैं। ठीक है, और इसकी इंडिकेशंस क्या होती हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होती है, केस डिस्कशन, जैसे अभी हमने केस डिस्कशन की है वैसे केस डिस्कशन करेंगे। रिपोर्ट मेकिंग, रिपोर्ट कैसे बनती है चेस्ट एक्सरे की, ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। 15 दिन का ये कोर्स हमने डिज़ाइन किया है फॉर स्पेशली कि आप एमरजेंसी में किस तरीके से देखते हैं। बेसिक कोर्स का मकसद ये नहीं कि आप किसी रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाकर बैठ जाएं और एक एक चीज़ को नोट कर रहा हूँ, नहीं, आप एमरजेंसी में कैसे देखेंगे। एमरजेंसी में एक्यूट रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस का पेशेंट आया, कैसे देखेंगे चेस्ट एक्सरे में। नमूनिया का पेशेंट आया सीवियर कंसोलिडेशन के साथ, कैसे देखेंगे चेस्ट एक्सरे। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और पल्मोनरी डिजीज, ट्यूबरक्लोसिस, उसका चेस्ट एक्सरे कैसे देखते हैं। बहुत सारी डिजीजेस हमारे पास मौजूद हैं, तो इसके लिए हमने ये स्पेशल कोर्स डिज़ाइन करा है। आप हमारे कोर्स को ज्वाइन करें। डिटेल्स हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, बाकी डिटेल्स यहाँ पर मौजूद हैं कि 15 डेज़ का कोर्स है, 500 फीस है पाकिस्तानी, ओनली PKR। प्लेटफॉर्म जो है वो जूम पर लाइव क्लासेस होंगी और 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, तो जल्दी से जल्दी इसमें अपनी एनरोलमेंट कराएं और अपना जो चेस्ट एक्सरे रीडिंग है अपने, जैसे आप इंटर्न करेंगे, अगर आप हाउस ऑफिसर हैं, आप रेजिडेंट हैं या फिर आप नर्स स्टाफ हैं, तो जाहिर बात है आपके डॉक्टर्स आपके साथ होते हैं, तो आपको ये काम आएगा, तो वो मज़ीद आपसे खुश होंगे। और जाहिर बात है आपके जितने खुश होने की बात से अलग बात यह है कि पेशेंट जितने ज़्यादा सेफ होंगे उतनी ज़्यादा अच्छी बात है। सब मेन पर्पस यही होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा भी कोर्स कराने का पर्पस ये है कि इतनी कम जो हम फीस में ये कोर्स करा रहे हैं कि आप लोग सीख सकें। ठीक है, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम और अच्छा हो सके, हमारे डॉक्टर्स जो हैं मज़ीद ट्रेन हो सकें। ठीक है, कम से कम बड़ी डिजीज़ अगर नहीं देख सकते तो छोटी तो कम से कम देख सकें ना, मतलब इमरजेंसी वाली तो देख सकते हैं, तो वो तो आनी चाहिए। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलेंगे। आपका अगर कोई सवाल हो अभी इससे रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर। ठीक है,
तो इंशाल्लाह ताला आपसे नेट पॉडकास्ट में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच।